तो कल आपको बताया था कि कैपेसिटी ऑफ करंट को किससे डिनोट करेंगे, आई से, और कैपेसिटी ऑफ करंट क्या होता है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या होता है, चार्ज, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर। ठीक है, तो इसको हम बोले आवेश के प्रवाह की दर। दर यानी क्या हो जाएगा, समय आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें बताया कि आवेश जो है, चार्ज जो है, उसको क्या बोलते हो, कूलम। ठीक है, और टाइम को क्या बोलोगे, सेकंड। तो कैपेसिटी ऑफ करंट को किसमें एक्सप्रेस करेंगे, किसमें व्यक्त करेंगे, कूलम पर सेकंड में उसको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, अब यदि बोलेगा कि 1 कूलम पर सेकंड इज इक्वल टू क्या होता है, 1 एम्पियर, तो 1 कूलम पर सेकंड को क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। अब 1 एम्पियर कोई छोटी मोटी करंट नहीं है, बताया था, क्योंकि इसमें 1 कूलम का चार्ज पर सेकंड फ्लो होगा। 1 कूलम का चार्ज मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड के रेट से फ्लो होंगे, तो उसको कहेंगे 1 एम्पियर की करंट। इतना क्लियर था सबको। ठीक है, अब यहां पे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे फ्लो होंगे, तो ये कितना चार्ज कैरी करेंगे, बात समझ में आ रही है, कितने चार्ज को लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, या बोल सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो चार्ज का टोटल अमाउंट क्या होगा यहां पे, Q, और ये क्या होगा, N इंटू ई। N क्या है, तो N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, और E क्या है, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो ईच इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो यदि बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज कैरी करेगा। यदि 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज कैरी करेंगे, है कि नहीं। तो इसको आपको याद रखना है कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू क्या होगा, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आया, समझ में आई बात सबको। ठीक है, दूसरा यहां पे देखेंगे कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। I इज इक्वल टू क्या है, I इज इक्वल टू क्या है, Q बाई टी है। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू टी। ठीक है, तो ये जो Q है, इसको हम चार्ज भी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, या क्या बोल सकते हैं इसको हम यहाँ पे, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत की राशि। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी क्या होगा, विद्युत की राशि, उसको बोलेंगे। तो एम्पियर और टाइम को किसमें लेते हैं, आवर, तो उसको बैटरी जब पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, एम्पियर आवर में उसको लेते हैं, बट यहां पे हम क्या लिखेंगे, एम्पियर सेकंड। क्या लिखेंगे, क्योंकि बताया आपको हमेशा कौन सी यूनिट लेनी है, एसआई यूनिट लेनी है ना। करंट की एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर। ठीक है, और टाइम की क्या है, सेकंड। तो किसमें व्यक्त करोगे, किसमें एक्सप्रेस करोगे, एम्पियर सेकंड में एक्सप्रेस उसको करेंगे। इतना क्लियर है सबको, सबको समझ में आया ये, उसको नोट कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन लिखिए न्यूमेरिकल, उसमें लिखिए, यदि किसी कंडक्टर में 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन, 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड के रेट से फ्लो होते हैं, पर सेकंड के रेट से फ्लो होते हैं। यदि किसी कंडक्टर में 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन, 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड के रेट से फ्लो होते हैं, तो उसमें करंट की वैल्यू एम्पियर में फाइंड कीजिए, करंट की वैल्यू एम्पियर में फाइंड कीजिए। तो हमको यदि करंट एम्पियर में चाहिए, तो ये फार्मूला, करंट एम्पियर में चाहिए, है कि नहीं।
अब Q इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, N इंटू ई, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 10 टू दी पावर 20 है, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.602 10 टू दी पावर माइनस 19, ठीक है, अपॉन क्या होगा, टाइम, टाइम कितना दिया है पर सेकंड, यानी 1 सेकंड आएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 1.602 इंटू 10 टू दी पावर 1 है ना, 20 माइनस 19 कैंसिल होगा, तो कितना आएगा 16.02 एम्पियर। तो इतने एम्पियर की करंट वहां पे फ्लो होगी। उसमें एक और क्वेश्चन लिख लीजिए सेम इसी तरह का। फर्स्ट, यदि किसी कंडक्टर में, यदि किसी कंडक्टर में 10 टू दी पावर 17 इलेक्ट्रॉन, यदि किसी कंडक्टर में 10 टू दी पावर 17 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड के रेट से फ्लो होते हैं, पर सेकंड के रेट से फ्लो होते हैं, तो उसकी करंट एम्पियर में कैलकुलेट कीजिए, तो उसकी करंट एम्पियर में कैलकुलेट कीजिए। बस इंप्लीमेंट करना आपको आ जाए इसलिए सेम क्वेश्चन रिपीट किए, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 10 टू दी पावर क्या होगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा ये 1.602 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 हो जाएगा, तो जाएगा 0.01602 एम्पियर, है ना, इतने एम्पियर की करंट वहां पे फ्लो होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग, ओके। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग क्या होता है, तो इसको यहां पे समझते हैं। क्या हुआ, तो जैसे यहां पे पढ़े थे कल, ठीक है, तो यहां पे अपन पढ़ रहे थे कल, तो क्या पढ़ रहे थे कि ये कंडक्टर में लार्ज नंबर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, और कुछ एटम्स भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करते हैं, एंटर करते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कॉलिजन करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, और टकरा टकरा के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जब किसी कंडक्टर में कॉलिजन के द्वारा, टक्कर के द्वारा आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, तो उस समय इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को ही क्या बोलते हैं, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। बात समझ में आई। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ क्या है, कंडक्टर है, सॉरी, अरे एवरेज वेलोसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन है इन एनी कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव के कारण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं, एक दूसरे से कॉलिजन करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं, ड्रिफ्ट यानी क्या होता है, बहना, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, बह रहे हैं, तो उनको बोलेंगे ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो उस समय उनकी एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किससे शो करेंगे, वीडी से इसको शो करते हैं। आई बात समझ में। तो उसमें नोट कर लीजिए, उसमें लिखिए, जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर उसमें इलेक्ट्रॉन कॉलिजन के थ्रू, टक्कर के द्वारा, उसमें इलेक्ट्रॉन कॉलिजन के थ्रू, टक्कर के द्वारा ड्रिफ्ट करते हैं, तो इस कंडीशन में
इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही वेलोसिटी ऑफ करंट होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ करंट होती है। तो यहां पे देखेंगे कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किससे शो करोगे? वीडी से, और ये क्या होगा? ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। क्या होगी ये? मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यदि अपन देखें यहां पे कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये किस पर डिपेंड करती है, तो ये क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगी। दूसरा कैपिटल ई क्या है? तो कैपिटल ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था क्या होता है? वोल्ट पर यूनिट लेंथ। किसमें एक्सप्रेस करते हैं इसको? वोल्ट पर मीटर लेंथ। ठीक है, m जो है यह है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इन पैरामीटर्स पे यहां पे डिपेंड करती है। तो यदि पूछेगा कि यदि कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन को हाफ कर देते हैं, या कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन को डबल कर देते हैं, या कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, या कंडक्टर की लेंथ को डिक्रीज कर देते हैं, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की एवरेज वेलोसिटी है, मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उसमें क्या चेंज होगा? तो उसमें कोई चेंज यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो कंडक्टर क्रॉस सेक्शन या एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। आई बात समझ में? तो उसमें नोट करिए, उसमें लिखिएगा, उसमें लिखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है, अतः क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ चेंज करने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनचेंज रहती है, अनचेंज रहती है। आप चेंज करके लिखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी, उसकी लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, ठीक है, किस पर डिपेंड करेगी? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इधर देखेंगे कि ये चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट होता है। तो जब ये दोनों कांस्टेंट हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, इसको याद रखना है कि कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन या एरिया पर डिपेंड ये नहीं करती है, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन कॉलिजन करते हैं, टकराते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आके कॉलिजन किया, ठीक है, तो ये टू कॉलिजन के बीच का जो टाइम होता है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। तो उसमें नोट करिए रिलैक्सेशन टाइम, साइड में से लिख लीजिए रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, उसमें लिखिए इलेक्ट्रॉन के टू कॉलिजन, कॉलिजन यानी क्या होता है? टक्कर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के टू कॉलिजन, टू टक्कर के मध्य का टाइम रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। अब यहां पे जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? बहुत कम। कितनी होती है? कंडक्टर में फ्यू माइक्रोमीटर पर सेकेंड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही क्या है? वेलोसिटी ऑफ करंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही क्या है? वेलोसिटी ऑफ करंट है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? बहुत कम, फ्यू माइक्रोमीटर पर सेकेंड होती है।
जैसे कि कॉपर कंडक्टर होता है, तो कॉपर कंडक्टर में इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड होती है। उसमें लिखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही वेलोसिटी ऑफ करंट होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही वेलोसिटी ऑफ करंट होती है। इसका मैग्नीट्यूड वेरी लो फ्यू माइक्रोमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, फ्यू माइक्रोमीटर पर सेकंड होता है मतलब कुछ माइक्रोमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, जैसे कॉपर कंडक्टर में 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ठीक है, तो यहां पे जो करंट होती है कंडक्टर में, जो करंट फ्लो होती है, ये किस पे डिपेंड करेगी? तो नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ क्या होगा, चार्ज। ठीक है, उसके क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगी और डिपेंड करेगी ये किस पे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी या एलिमेंट ऑफ चार्ज पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एलिमेंट्री चार्ज पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे जो करंट होती है, ठीक है, ये करंट किस पे डिपेंड करती है? तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, दूसरा क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये करंट इनके क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो किसी भी कंडक्टर में करंट का मैग्नीट्यूड इन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एन क्या है यहाँ पे? तो जैसे भी लिखे थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ई क्या है यहाँ पे? तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, या एलिमेंट्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ए जो है ये क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है। ठीक है, और वीडी तो पता ही अभी लिखे थे, ये क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यदि हम देखें किसी भी कंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है? यहाँ पे फिक्स्ड है। ठीक है, जो यहाँ पे चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे वो भी फिक्स्ड है। क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का यहाँ पे फिक्स्ड है। ठीक है, ये सब फिक्स्ड है, ये सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो करंट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो अभी अपन लिखे हैं कि जो करंट होती है, ठीक है, जो करंट की वेलोसिटी होती है वही क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी ऑफ करंट ही क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट के फ्लो की वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है और वो बहुत कम, केवल फ्यू माइक्रोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, समझ में आए सबको बात? तो इसको आपको याद रखना है, ये फार्मूला याद रखिए, यदि कभी पूछ लिया तो इस फार्मूले को आपको वहां पे याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि अपने माइंड में क्या आता है कि जैसे ये कोई लैंप है। ठीक है, ये ईएमएफ का सोर्स है, यहाँ पे एक स्विच है। ठीक है, तो हमें पता है कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के सीधा क्या है? लैंप में घुस जाता होगा, ऐसा लगता होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या है? माइक्रोमीटर पर सेकंड है ना? ये बहुत कम बोल रहे हैं, जबकि यहाँ तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे उसको? वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपगेशन की वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए यहां पे एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं कि जैसे ये एक पिचकारी है जिसमें हम क्या करते हैं? पानी भरते हैं। यहाँ पे ये इसमें पानी भरा हुआ है ऐसा। ठीक है, यहाँ पे इसके बैक साइड में क्या होता है? पिस्टन होता है। तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स पिस्टन पे अप्लाई करते हैं, तो क्या यहाँ का पानी यहां से गिरता है क्या? नहीं, जो वाटर, जो पानी यहाँ पे होगा वो बाहर गिरेगा, ये वाला पानी नहीं गिरेगा। तो ये वाला पानी क्यों गिर रहा है, ये क्यों नहीं गिर रहा है?
तो यहाँ पे जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस वाटर के पूरे पार्ट में क्या होगा, सिमिलर फोर्स वहां पे स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, है ना। इसके पूरे भाग में क्या होगा, सेम फोर्स वहां पे फैल जाएगा और उसके कारण इसके फ्रंट में जो वाटर है वो क्या होगा, यहाँ पे आउट होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही होता है, ठीक है, कि जब हम यहाँ पे इस स्विच को क्लोज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आगे निकलेगा और कंडक्टर में क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन करेगा। जैसे एक कॉलिजन यहाँ हुआ, एक टक्कर यहाँ हुई, तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी में क्या होगा, कॉलिजन हो जाएगा। बात समझ में आई? तो एक कॉलिजन यहाँ होने पे इस कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सभी में क्या होगा, सिंगल कॉलिजन पूरे स्पेस में, पूरे पार्ट में यहाँ पे कॉलिजन स्टार्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब है कि इस कंडक्टर के एंटायर पार्ट में, संपूर्ण भाग में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत फैल जाएगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फैलने की जो वेलोसिटी है उसी को बोलते हैं प्रोपगेशन। प्रोपगेशन यानी होता है फैलना, प्रसारित होना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रसारित होने या प्रोपगेट होने की जो वेलोसिटी होती है वो वेरी हाई लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है। बात समझ में आई? तो कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से बल्ब में घुस गया, उसको तो यहां से आने में कई घंटों का समय लगेगा, ठीक है, लेकिन एक कॉलिजन यहां हुआ तो यहां पे भी जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें भी एक कॉलिजन हुआ होगा, यहां पे भी जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें भी एक कॉलिजन हुआ होगा, एक टक्कर हुई होगी। आई बात समझ में सबको? तो उसमें नोट करिए वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसमें लिखिए जब किसी कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, जब किसी कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसके एंटायर पार्ट में, संपूर्ण भाग में, तो उसके एंटायर पार्ट में, संपूर्ण भाग में लाइट की वेलोसिटी ये लिखिए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लाइट की वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपगेट होता है, प्रसारित होता है, प्रोपगेट होता है या प्रसारित होता है या फैल जाता है। इसे वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो आपको दो चीज पूछेगा, वेलोसिटी ऑफ करंट क्या होती है, तो फ्यू माइक्रोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, तो फ्यू माइक्रोमीटर पर सेकेंड। दूसरा बोलेगा यदि वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो वेरी हाई लाइट की वेलोसिटी के इक्वल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। दोनों में डिफरेंस है ना, तो याद रखना है। अब इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो ये सब बेसिक चीजें थी जो आपको बताई, है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस सबको पता है, ठीक है, जो करंट के फ्लो का क्या करेगा, अपोज, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, जो करंट के फ्लो का क्या करेगा, अपोज करेगा, उसको क्या बोलेंगे, उसका रेजिस्टेंस। सबको पता है कि रेजिस्टेंस को कैपिटल आर स्मॉल आर से शो करते हैं, है ना। रेजिस्टेंस का ये सिंबल होता है और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है, और ये ओम का सिंबल होता है कि नहीं, सबको पता है। तो उसमें एक लाइन लिख लीजिए बस, रेजिस्टेंस करंट के फ्लो का अपोज करता है, रेजिस्टेंस करंट के फ्लो का अपोज करता है, करंट के प्रवाह का विरोध करता है, करंट के फ्लो का अपोज करता है या करंट के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, इसकी यूनिट ओम होती है, इसकी यूनिट ओम होती है। ठीक है, अब जैसे कि कोई ये एक कंडक्टर है,
अब इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें देखेंगे ये क्या है, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर है, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको किससे शो करेंगे, ए से शो करेंगे, ठीक है। अब ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल का कोई नेचर है, इसकी जो प्रकृति है, ठीक है, उसको यहाँ पे किससे शो करेंगे, रो से शो करेंगे। तो इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला बनाया गया, वो फार्मूला भी आप सबको पता है, ठीक है। तो वो फार्मूला है R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है, इतना ओम इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है कि नहीं। तो यहां पे आपको याद रखना है कि जो रो है ये क्या है, तो इसको क्या बोलते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, और ये क्या होता है, कांस्टेंट, किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, अपन इसको हल्के में नहीं लेना है कि रेजिस्टिविटी जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इट इज अ कांस्टेंट, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो याद रखिए कि क्या बोल रहा है कि भाई ये क्या है, एक कांस्टेंट है, क्या है ये, कांस्टेंट है, किस पे डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो L है ये क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है लेंथ की, बताइए जल्दी से, मीटर, ठीक है, मीटर में लेना है। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये, ऑफ कंडक्टर है, कंडक्टर के एरिया को किसमें लोगे, बताओ जल्दी से, मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। तो यहां पे इन पैरामीटर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, बट एक और पैरामीटर होता है जो कि इस फार्मूले में नहीं होता है, और वो होता है टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पे, और वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यदि बोलता है कि रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, लेंथ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि बोलेगा कि कंडक्टर की लेंथ को डबल कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि 1 मीटर कंडक्टर है ये, इस 1 मीटर कंडक्टर का रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो 2 मीटर कंडक्टर का कितना होगा, तो प्रोपोर्शनल है तो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो यदि कंडक्टर की लेंथ को डबल करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा। यदि इसकी लेंथ को हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। यहाँ पे एरिया को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ, है ना, एरिया को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हाफ होगा, और एरिया को यदि हाफ कर दोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल रिलेशन है, ये रिलेशन आपको याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए। अब आपको मेनली क्या इसमें फोकस करना है, क्या इसमें आपको यहाँ पे ध्यान देना है, तो आपको देखना है कि यहाँ पे कंडक्टर जो है ये कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, बेलनाकार होता है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, ठीक है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, यानी कि वृत्ताकार होता है, ठीक है। तो सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। तो यदि अपन देखें इसका जो एरिया होता है, इसका जो एरिया होता है वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई स्क्वायर। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ कंडक्टर, कौन सा एरिया, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर क्या होगा बताओ, जो एरिया ऑफ सर्कल होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा, बात समझ में आई। अब यदि बोलता है कि इफ रेडियस ऑफ कंडक्टर इज हाफ, ठीक है, यदि कंडक्टर की रेडियस जो है, उस कंडक्टर की रेडियस को क्या कर देते हैं, हाफ करते हैं, तो बताइए क्या होगा, उसका एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कंडक्टर की रेडियस को यदि हाफ करते हैं देन एरिया ऑफ कंडक्टर विल बी, ठीक है। तो एरिया ऑफ कंडक्टर क्या होगा, तो पाई r/2 का स्क्वायर,
है कि नहीं। तो r बाई 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो r स्क्वायर बाई क्या होगा, पहले के एरिया का क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एरिया को डबल करने बोल रहा है, एरिया को हाफ करने बोल रहा है, कि उसकी रेडियस को डबल करने बोल रहा है, उसकी रेडियस को हाफ करने बोल रहा है। आई बात समझ में। तो ये आपको विशेष रूप से यहां पे याद रखना है, ठीक है। तो फिर से देखिए, यहां पे मैं ये बता रहा था कि जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार। इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार, ठीक है। जैसे चौक है ना, ऐसे ही रहेगा, सिलेंड्रिकल होती है ये, कंडक्टर भी ऐसे ही रहता है। तो इसका सामने का एरिया कैसा रहेगा, वृत्ताकार होगा, है ना, सर्कुलर इन शेप होगा। तो एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे बोल रहा है कि यदि कंडक्टर की रेडियस को क्या कर सकते हैं, हाफ कर देते हैं, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा। तो यदि रेडियस को हाफ करेंगे तो नया एरिया A1 मान लेते हैं यहाँ पे। तो कंडक्टर की रेडियस क्या थी, R, अब क्या हो जाएगी R बाई 2, और उसका क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो R बाई 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो कंडक्टर का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर बाई 4 हुआ। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर किसकी वैल्यू थी, पहले वाला एरिया था। तो अब नया एरिया पहले के एरिया का क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। आई बात समझ में कि कंडक्टर की रेडियस को बोलेगा या डायामीटर को बोलेगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। यदि डायामीटर को भी हाफ करोगे तो रेडियस हाफ हो जाएगी, ठीक है कि नहीं होगी, होगी ना। तो डायमीटर हाफ करो या रेडियस हाफ करो, एक ही मतलब है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डायमीटर को हाफ करने बोलेगा या रेडियस को हाफ करने बोलेगा, उसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यदि बोलता है कि रेडियस को डबल कर देते हैं, रेडियस ऑफ कंडक्टर इज डबल, तो यदि डबल करेंगे तो एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ कंडक्टर क्या होगा, समझ में आ गया सबको। कि यदि अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे जो पाई आर स्क्वायर है ये, तो इसको क्या लोगे 2r करोगे, तो 2r स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रेडियस को डबल कर रहे हैं, तो रेडियस को डबल कर दिए तो क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब जो इसका एरिया होगा वो पहले के एरिया का कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो आपको मेन इसको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में क्या बोला है, एरिया को डबल करने बोला है, एरिया को हाफ करने बोला है, या फिर उसकी रेडियस को डबल करने बोला है, रेडियस को हाफ करने बोला है, ठीक है। बात समझ में आई। किसको करने के लिए, वो चेंज करने के लिए बोला है, उसको आपको मेन ध्यान यहां पे रखना है, ठीक है। समझ में आ गया इतना सबको, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं, यहां पे नोट कर लिए सब, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या है, रो है, जो भी हम लिखे थे रो, उस रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर उसको बोलते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बात समझ में आ रही है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे ये डिपेंड करता है। तो हमको पता है कि R इज इक्वल टू होता है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया। तो यदि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी निकालनी है तो क्या लिखोगे, ठीक है। तो यहां पे रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, कैंसिल करेंगे तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, ओम मीटर आएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है,
इसकी जो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी है ये क्या होती है, तो ये ओम मीटर होती है। ठीक है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है, ओम मीटर यहाँ पे होती है। अब अलग अलग मटेरियल जो होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या बताया हमें कि ये रेजिस्टिविटी क्या है, एक कांस्टेंट है। किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे ये डिपेंड करती है। तो यदि आप देखेंगे अलग अलग मटेरियल का नेचर अलग अलग है तो उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो जैसे देखते हैं कि जो सिल्वर होता है इसकी होती है 1.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। उसके बाद में जो कॉपर है इसकी होती है 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, गोल्ड जो होता है इसकी होती है 2.44 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। इसके बाद में जो एल्यूमिनियम होता है इस एल्यूमिनियम की होती है 2.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो इन सभी की रेजिस्टिविटी किसमें होती है, 10⁻⁻8 ठीक है के टर्म्स में यहाँ पे होती है। बात समझ में आई सबको। तो अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होगी, अलग अलग। लेकिन सिल्वर का आप छोटा सा वायर लो या सिल्वर का बड़ा वायर लो या सिल्वर का और बड़ा वायर लो, इसकी रेजिस्टिविटी इसकी इन तीनों की रेजिस्टिविटी कैसी होगी, सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है ये एक कांस्टेंट है। देखो क्या होता है कि जब हम इस फार्मूले को देखते हैं यहाँ पे तो हमको ये दिखता है कि जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे और लेंथ पे डिपेंड कर रही है। बट कंफ्यूज नहीं होना है, रेजिस्टिविटी एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, ये एक कांस्टेंट है। किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे ये डिपेंड करती है। ठीक है, बात समझ में आई। तो रेजिस्टिविटी क्या है, एक कांस्टेंट है और किस पर डिपेंड करती है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, किस पर डिपेंड नहीं करती है, तो रेजिस्टिविटी कंडक्टर की लेंथ और कंडक्टर के एरिया पर ये डिपेंड नहीं करती है। तो कंडक्टर की लेंथ पे, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर है सबको ये। तो उसमें नोट में लिखिए, रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है, यह कंडक्टर के नेचर पर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है, यह कंडक्टर के नेचर पर डिपेंड करती है। यह कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया, यह कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है। यह कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है। तो क्वेश्चन में यही सब कंफ्यूज होते हैं ना, इस क्वेश्चन में यहीं पे कंफ्यूज होते हैं और गड़बड़ यहीं पे करके आते हैं, क्योंकि सबको दिखता है कि रेजिस्टिविटी क्या है, एरिया पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करती है। तो बोलेगा कि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है एरिया पे, लेंथ पे, दोनों पे, ऐसा करके ऑप्शन बना देगा। तो दोनों पे टिक करके आ जाएंगे क्योंकि दिखता है यहाँ पे, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं है। ठीक है, तो ये नेचर पे डिपेंड करती है। अब रेजिस्टिविटी को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्या करते हैं, यहाँ पे किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी हमको कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उस मटेरियल का क्या ले लेंगे, मीटर क्यूब ले लेंगे। मीटर क्यूब समझते हो, मीटर क्यूब यानी क्या होता है, घन मीटर, घन बनाते हो, क्यूब बनाते हो, घन। तो ये एक क्या है, घन है ना, क्यूब है। तो यहाँ पे इसकी जितनी साइड है वो कितनी मीटर की होंगी, 1 मीटर की साइड होगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, मीटर क्यूब बोलेंगे। ठीक है, मीटर, घन मीटर इसको बोलेंगे। तो इसके अपोजिट फलक ये, ठीक है, अपोजिट फेस या सम्मुख फलक के मध्य का जो रेजिस्टेंस होगा वही क्या होगा, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, कैसे, तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, ये क्या है, एरिया है। यदि इसका बोला जाए आपको एरिया निकालिए, तो एरिया क्या निकालोगे, तो इसका एरिया आएगा 1 मीटर बाई 1 मीटर। तो कितना आएगा, 1 मीटर स्क्वायर। तो इतना कितना रखोगे यहाँ पे, 1 मीटर स्क्वायर। इसकी लेंथ बोलेगा, लेंथ निकालिए, तो लेंथ भी कितनी आएगी, 1 मीटर।
तो 1/1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू क्या आएगा, आर, ठीक है। तो यहाँ पे यदि बोलता है कि रेजिस्टिविटी, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उस मटेरियल का मीटर क्यूब बनाएंगे और उस मीटर क्यूब के अपोजिट फेस यानी सम्मुख फलक के मध्य का जो रेजिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बात समझ में आई सबको? उसमें नोट करिए, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी उस मटेरियल के मीटर क्यूब, उस मटेरियल के मीटर क्यूब के अपोजिट फेस या सम्मुख फलक, उस मटेरियल के मीटर क्यूब के अपोजिट फेस या सम्मुख फलक के मध्य के रेजिस्टेंस के इक्वल होती है, के मध्य के रेजिस्टेंस के इक्वल होती है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, याद रखिए, ओम मीटर। क्या होती है इसकी यूनिट, ओम मीटर। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो जल्दी से। उसमें लिखिए 0.8 mm स्क्वायर, 0.8 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, 0.8 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया के कॉपर वायर के 2000 टन्स, 2000 टन्स के 2000 टन्स, 2000 टन्स की एक कॉइल बनाते हैं। यदि कॉपर की रेजिस्टिविटी, यदि कॉपर की रेजिस्टिविटी 0.02 माइक्रो ओम मीटर, 0.02 माइक्रो ओम मीटर एंड कॉइल के पर टर्न, कॉइल के प्रत्येक टर्न, कॉइल के पर टर्न की मीन लेंथ, औसत लंबाई, कॉइल के पर टर्न की मीन लेंथ या औसत लंबाई 80 मीटर, 80 मीटर है कि सेंटीमीटर है, 80, एक सेकेंड, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर हो तो उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो यहां पे अपने को देखना है कि रेजिस्टिविटी कितनी है, 0.02 माइक्रो ओम मीटर है, माइक्रो ओम मीटर है। रेजिस्टिविटी की यूनिट हमने क्या पढ़ी है, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट हमने पढ़ी है ओम मीटर, तो माइक्रो को हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे कितना रखेंगे, 0.02 माइक्रो का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 0.02 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। आई बात समझ में? दूसरा लेंथ जो है वो लेंथ देखेंगे, तो लेंथ को किस में लेते हैं, मीटर में, और आपको क्या बोला है, मीन लेंथ। उसका कहना है कि ऐसे 2000 टन्स लगाते हैं, ठीक है। और जो एवरेज लेंथ है, औसत लंबाई है, वो आपको दे दिया कितनी है, 80 सेंटीमीटर है, ये आपको दिया। लेकिन हमको किस में लेना है, मीटर में लेना है। तो एक टर्न की लंबाई कितने मीटर होगी, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे इसको, तो कितना होगा, 0.8 मीटर एक टर्न का होगा। तो हमको तो 2000 टन्स का लेना पड़ेगा, तो 2000 के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है। बात समझ में आई? तो यहां पे आपको लेंथ रखनी पड़ेगी कितने मीटर, ठीक है। अब एरिया किसमें दिया है देखो, तो एरिया कितना दिया है वहां पे, कहां गया,
0.8 mm। तो ये दिया हुआ है 0.8 mm स्क्वायर। अब इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा? आपको मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा? मीटर स्क्वायर में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए mm स्क्वायर का मतलब क्या होता है। तो यदि 1 mm इंटू 0.8 mm है तो इसको क्या लिखोगे? 0.8 mm स्क्वायर लिखोगे, है कि नहीं? तो यदि इसको मीटर में चेंज करना है स्क्वायर में, तो इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे, इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा, इसको भी 1000 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो जब इसको हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 क्या होगा ये? ठीक है, दो बार आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि इसमें दो बार mm है। ठीक है, तो दो बार आप उसको क्या करोगे? मीटर में चेंज करोगे। तो एक मीटर में कितना mm होता है? 1000 mm होता है। आ रही बात समझ में? तो ये यूनिट कन्वर्जन है, ये आपको आना चाहिए, है ना? तो मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो यहां पे एरिया रखेंगे 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6। तो ये क्वेश्चन आपको क्यों बताया? ये क्वेश्चन इसलिए बताया कि कोई भी फार्मूला है, उस फार्मूले में जो भी वैल्यूज होती हैं उनकी जो यूनिट ली गई होती है उसी यूनिट में उनको रखना है। यदि आपको वो यूनिट न दी गई हो तो आपको पहले उस यूनिट में कन्वर्ट करना है उसको। ठीक है, उस यूनिट में रखना है। यदि वो माइक्रो ओम मीटर है तो ओम मीटर में कन्वर्ट करके रखना है। यदि वो सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करके रखना है। यदि वो mm स्क्वायर में है तो आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में बाकी सिंप्लीफिकेशन है, इसको सिंप्लीफाई कर दो यहाँ पे। तो सिंप्लीफाई करो इसको तो कितना आ जाएगा यहाँ पे ये? तो 8 से इसको कैंसिल कर दो, तो 8 से कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? ये 40 ओम हो जाएगा। तो ये 40 ओम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देने का मतलब क्या था, समझ में आया? यूनिट्स को यूज करना है, जो यूनिट आपको फार्मूले में होती है उसी यूनिट में वैल्यू को रखना है। आप अलग दूसरे यूनिट में रख दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक कंडक्टर वायर का रेजिस्टेंस 6 ओम है, 6 ओम है। सेम मटेरियल के दूसरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए जिसकी लेंथ डबल एंड एरिया हाफ है। लेंथ डबल एंड एरिया हाफ है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहां पे ध्यान दीजिए कि अपने पास में एक क्या है, ये कंडक्टर है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे? R1, और इस R1 की वैल्यू कितनी गिवन है? 6 ओम। इसकी रेजिस्टिविटी है रो, इसका एरिया है A1, इसकी जो लेंथ है वो क्या है यहाँ पे? L1। तो बोल रहा है कि सेम मटेरियल है, तो जब सेम मटेरियल होगा तो इसकी रो की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, है कि नहीं? तो दूसरा यहां पे देखेंगे कि इसका रेजिस्टेंस बोल रहा है आपको फाइंड करने। इसकी जो लेंथ होगी वो क्या है बोल रहा है? पहले लेंथ का कितना है? ये डबल है, तो इसकी लेंथ क्या होगी? 2L1 हो जाएगी। इसका जो एरिया बोल रहा है, ठीक है, वो एरिया पहले एरिया का कितना है? हाफ है। तो पहला एरिया A1 माने हो, A1 का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे टू इक्वेशंस होंगे, R1 इज इक्वल टू रो L1 बाई A1। दूसरा इक्वेशन होगा R2 इज इक्वल टू रो L2 बाई A2। तो जहां पे दो इक्वेशन है उनको कंपेयर करना है तो क्या लोगे? उनका रेशियो, यानी उनको डिवाइड कर दोगे।
तो यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा R2 अपॉन R1, ठीक है। रो रो क्या हो जाएगा, कैंसिल, कट जाएगा दोनों, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे L2 बाई A2 इंटू L1 बाई क्या होगा, A1 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा R1, R1 की वैल्यू कितनी है 6 इंटू L2, L2 की वैल्यू कितनी है 2L1, A2, A2 की वैल्यू क्या है A1 बाई 2 इंटू A1 अपॉन L1 हो जाएगा। ये A1 A1 कैंसिल हो जाएगा, L1 L1 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको बनाएंगे, तो बनाने में समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, तो ये मेथड आपको याद रखना होगा। तो ये आपका है न्यू रेजिस्टेंस, ये आपका है ओल्ड रेजिस्टेंस इनटू चेंज, डेल्टा किसको शो करता है, चेंज को, तो चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन एरिया। तो ये फार्मूला शॉर्टकट के लिए आपको यूज करना है, ठीक है, कि न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ओल्ड रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन एरिया होगा, ठीक है। तो ओल्ड रेजिस्टेंस कितना है 6, लेंथ में कितना चेंज किए हो, डबल, डबल यानी 2, एरिया को कितना चेंज किए हो हाफ यानी 1/2, तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा। तो समय लगा क्या, नहीं लगा। तो आपको ये मेथड समझाने के लिए बताया, लेकिन एग्जाम में इसको आपको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। इस फार्मूले को याद कैसे रखोगे, रेजिस्टेंस का ही फार्मूला है, R इंटू रो, रो की जगह क्या आ गया ओल्ड रेजिस्टेंस आ गया, तो न्यू रेजिस्टेंस ओल्ड रेजिस्टेंस चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन एरिया हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी कंडक्टर की लेंथ को डबल, यदि किसी कंडक्टर की लेंथ को डबल एंड रेडियस को हाफ कर देते हैं, एंड रेडियस को हाफ कर देते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस पहले के कंपैरिजन में कितना होगा। शॉर्टकट से बनाओगे, है कि नहीं, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के उसमें क्या चेंज करने बोला है, एरिया बोला है कि रेडियस बोला है, ठीक है ना। गलती वहीं पे होती है, हड़बड़ी में क्या कर देते हैं गलती, कि यहां पे पहला एरिया यदि इसका है पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस को क्या बोला है भाई हाफ करो बोला, तो हाफ करोगे तो क्या होगा इसका स्क्वायर, तो अब जो इसका नया एरिया होगा वो पहले के एरिया का क्या होगा, ये बताया था ना थोड़ी देर पहले, तो इसलिए बताया था गलती वहीं पे होती है, ठीक है, कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि किसको हाफ डबल करने बोला है, एरिया को बोला है या फिर रेडियस को बोला है। तो जब वो रेडियस को हाफ करने बोला है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया में क्या चेंज होगा, क्योंकि फार्मूले में रेडियस नहीं है एरिया है, तो एरिया में क्या चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो ओल्ड रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो तो ओल्ड रेजिस्टेंस ही रहेगा, हमको वैल्यू नहीं पता है तो ओल्ड ही रखेंगे उसको। चेंज इन लेंथ, लेंथ को क्या बोला है डबल कर दोगे, एरिया क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ क्या होगा ओल्ड रेजिस्टेंस होगा। तो इसका जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो 8 टाइम्स ऑफ क्या होगा ओल्ड रेजिस्टेंस होगा। कितना समय लगा बनाने में, ठीक है, मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए, उसमें लिखिए टू वायर, दो वायर, टू वायर्स ए एंड बी, टू वायर्स ए एंड बी ऑफ द सेम मटेरियल, ऑफ द सेम मटेरियल, समान पदार्थ के हैं, दो वायर ए और बी समान पदार्थ के हैं, एंड लेंथ, L and 2L, length L and 2L have radius R and 2R respectively,
ठीक है, रिस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप, द रेशियो ऑफ their specific resistance will be, ठीक है, रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी। तो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि यहां बोल रहा है कि दो कंडक्टर हैं ये, ठीक है, इस प्रकार से ये दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर है ए और दूसरा कंडक्टर है बी। इसकी लेंथ है L, इसकी रेडियस है R, इसकी लेंथ है 2L, इसकी रेडियस है 2R। तो इन दोनों कंडक्टर कैसे मटेरियल के हैं? तो ये सेम मटेरियल है। तो सब चीज इसी में छुपा हुआ है कि ये कैसे मटेरियल है, सेम मटेरियल है। तो बोल रहा है कि इनका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा उसका रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो सब क्या करेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालेंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, R इंटू रो अपॉन क्या होता है, ठीक है। इससे निकालने की कोशिश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे वो क्या हो जाएगा, उसका पूरा गड़बड़ हो जाएगा, पूरा गड़बड़ कर देगा, गलत कर देगा वो, ये ए आएगा, ये आएगा, तो पूरा गड़बड़ कर देगा। सिर्फ ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस है कि यहां पे बोला है कि दोनों सेम मटेरियल हैं, तो सेम मटेरियल हैं तो दोनों के रो भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो आर का रो जो है और इसका जो रो है दोनों सेम है, तो इनका रेशियो बोला है ना, तो इनका रेशियो क्या आएगा, 1:1 आएगा, यानी कि 1:1 आएगा। बात समझ आ रही ना? तो इन दोनों के जो रो की वैल्यू है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू है क्या होगी, इक्वल होगी। अभी बताया ना कि दो वायर सिल्वर के हैं तो दोनों के लिए रो की वैल्यू क्या होगी, सेम। यदि कॉपर के हैं तो कॉपर के लिए रो की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, उसको नोट करिए। तो यहां पे इस तरह के ये क्वेश्चन दे। अब यदि क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अभी तक क्या कर रहे थे, कंडक्टर की लेंथ को हम चेंज कर रहे थे, कंडक्टर की रेडियस को हम चेंज करके बता रहे थे कि इतना हो जाएगा लेंथ, इतना हो जाएगा उसका एरिया, या इतना रेडियस हो जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। लेकिन अब क्या बोलेगा कि ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं यानी उसको खींच रहे हैं, या गला कर दोबारा कर रहे हैं, बना रहे हैं, यानी मेल्ट करके उसको रिड्रॉन कर रहे हैं। तो उस समय उसकी जो लेंथ है वो लेंथ क्या हो सकती है, इंक्रीज, क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो यदि उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो यहां पे क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, क्या समानता है, तो दोनों में वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना। एक पदार्थ को लेके आप खींचोगे तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन होगा क्या, उसके वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना। किस चीज में चेंज हो रहा है, लेंथ में, और किस में चेंज हो रहा है, एरिया में, इन दोनों में चेंज होगा। तो यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के चेंज होने के कारण भी चेंज होगा, एरिया के चेंज होने के कारण भी चेंज होगा, है कि नहीं। तो इन दोनों के कारण वो चेंज होगा। तो यदि बोलता है कि किसी कंडक्टर को का रेजिस्टेंस जो था वो था इसका रेजिस्टेंस R ओम, और उसको हमने स्ट्रेच किया, और स्ट्रेच करने के बाद में उसकी लेंथ क्या हो गई, n टाइम्स बढ़ गई, उसकी लेंथ कितना बढ़ गई, n गुना बढ़ गई या n टाइम्स बढ़ गई। तो अब उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इसका जो नया रेजिस्टेंस होगा वो R स्क्वायर क्या होगा, n हो जाएगा, ये n स्क्वायर क्या होगा, R हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। तो उसमें नोट करिए, उसमें लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये बहुत, ठीक है, उसमें नोट करिए, उसमें लिखिए R ओम के किसी कंडक्टर, R ओम के किसी कंडक्टर को स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड यानी क्या होता है, खींचना। R ओम के किसी कंडक्टर को स्ट्रेच्ड करने पर या खींचने पर उसकी लेंथ, उसकी लंबाई n टाइम्स, n गुना चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो उसका न्यू रेजिस्टेंस
तो उसका न्यू रेजिस्टेंस ये लिखिए, न्यू रेजिस्टेंस एन स्क्वायर आर हो जाता है, एन स्क्वायर आर हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल 10 ओम के कंडक्टर को, 10 ओम के कंडक्टर को मेल्ट करके, गला करके रीड्रॉन करने पर दोबारा बनाने पर उसकी लेंथ डबल हो जाती है, उसकी लेंथ डबल हो जाती है। तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहां पे जो n है ये क्या है, चेंज इन लेंथ है, n क्या है, ये चेंज इन लेंथ। तो लेंथ क्या हो गई है, डबल, तो 2 रखोगे उसका स्क्वायर और उसका रेजिस्टेंस कितना था 10, तो कितना हो जाएगा, ये 40 ओम हो जाएगा। आई बात समझ में, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, आ गया। तो ये आपको याद रखना है। अब यदि बोलता कि उसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, तो यदि लेंथ हाफ हो जाती तो क्या रखोगे, हाफ का स्क्वायर इंटू आर, यानी कि 10 रखते, तो 10 बाई क्या होता 4, यानी क्या होता 2.5 हो जाता। ठीक है ना। तो यदि बोलेगा लेंथ डबल हो रही है तो n की वैल्यू कितना रखेंगे 2, यदि बोलेगा लेंथ उसकी क्या हो गई है, हाफ हो गई है, तो n की वैल्यू क्या रखोगे, हाफ रखोगे। आई बात समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें और जो पहले बना है दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, इसमें वर्ड यूज करेगा खींच रहे हैं या गलाकर दोबारा बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, आयतन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। इसी में ही एक दूसरा और क्वेश्चन पूछेगा कि यदि कंडक्टर को हम क्या कर रहे हैं, यहां पे स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो खींचने से क्या हुआ, देखिए इसकी जो ये रेडियस थी पहले, या इसका जो पहले डायामीटर था, ठीक है, इसका जो पहले क्या था, डायामीटर था, वो डायामीटर इतना था। अब डायामीटर क्या हो जाएगा, कम, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, कम। तो यदि बोलता है इसकी रेडियस या डायामीटर में एन टाइम क्या होता है, चेंज हो जाता है। पहले क्या बोला था, लेंथ में, अभी क्या बोलेगा, रेडियस या डायामीटर में एन टाइम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो उसका जो नया रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R अपॉन एन की पावर 4 हो जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, समझ में आया ये। तो इसमें नोट करिए, इसमें लिखिए, नोट करिए इसमें, यदि किसी कंडक्टर, ऐसे लिखिए, ऐसा लिखिए, ऐसे लिखिए, यदि R ओम रेजिस्टेंस, यदि R ओम रेजिस्टेंस
कि किसी कंडक्टर को स्ट्रेच करने पर, खींचने पर उसकी रेडियस, उसकी त्रिज्या n टाइम्स, n गुना चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, तो उसका नया रेजिस्टेंस, तो उसका न्यू रेजिस्टेंस, ये लिखिए R अपॉन n की पावर 4 हो जाता है। R अपॉन n की पावर 4 हो जाता है। यहां पे n क्या है? तो यह है चेंज इन रेडियस। क्या है ये? चेंज इन रेडियस। और पहले वाले में क्या था? चेंज इन लेंथ। तो दोनों में अंतर समझ में आया ना? तो जब रेडियस के बोलेगा तो इस फार्मूले को यूज करना है, लेंथ के लिए बोलेगा तो उस फार्मूले को यूज करना है। ठीक है, उसमें वो लिखिए, इसमें एग्जाम्पल लिखिए 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम रेजिस्टेंस के वायर को, 10 ओम रेजिस्टेंस के वायर को मेल्ट करके गला करके रिड्रॉन करने पर, दोबारा बनाने पर उसकी रेडियस हाफ हो जाती है, उसकी रेडियस हाफ हो जाती है। तो उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, तो उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, बात समझ में आई सबको? तो कैलकुलेट कीजिए, कितना हो जाएगा? तो 10 अपॉन क्या होगा? हाफ की पावर 4, तो कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, तो 10 इंटू 16 तो कितना हो जाएगा? ये 160 ओम हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आपको पूछ सकता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना? अब जैसे कि एक क्वेश्चन लिखिए, a wire has a resistance of 10 ohm. A wire has a resistance of 10 ohm. एक वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, फुल स्टॉप। It is stretched by 1/10 stretched by 1/10 of its original length, 1/10 of its original length, then its resistance will be, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, बात समझ में आई? तो बोल रहा है कि एक वायर है और इस वायर की लेंथ कितनी है? यहां पे ये L है। ठीक है, अब इसको क्या कर रहे हैं? स्ट्रेच कर रहे हैं। तो स्ट्रेच कितना कर रहे हैं? तो स्ट्रेच इतना कर रहे हैं जिससे कि इसकी जो लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ का कितना होगी? 1/10 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ कितनी होगी? 0.1 ऑफ L होगी, है कि नहीं? ये कितनी हो जाएगी लेंथ? ये कितनी होगी? टोटल लेंथ का 0.1 टाइम्स होगी, 1/10वां भाग। ठीक है ना? तो अब टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगी? तो टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगी? 1.1 L हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? ठीक है,
तो अब यहां पे बोल रहा है कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको यहां पे निकालनी है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कैसे यहां पे निकालेंगे, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यदि हम देखेंगे कि जो इसका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, तो एन स्क्वायर किस पर डिपेंड करता है, आर पे, है ना, न्यू रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, एन स्क्वायर आर पे। तो इसका जो रेजिस्टेंस है, इसकी जो लेंथ है वो क्या हो गई, 1.1 टाइम्स ऑफ एल हो गई। तो क्या लिखोगे, 1.1 चेंज इन लेंथ क्या हुआ 1.1, तो 1.1 का क्या होगा स्क्वायर, और पहले का रेजिस्टेंस कितना था उसका 10 ओम था, तो 10 यहां पे रखोगे तो क्या होगा 1.21 इंटू क्या होगा 10, तो क्या आएगा 12.1 ओम। एकदम इसको तो रट के रखिए क्वेश्चन को, ठीक है, पास में एज इट इज देगा क्वेश्चन, उसका आंसर कितना आएगा 12.1 ओम आएगा। बात समझ में आ गई, या थोड़ा सा चेंज करेगा तो आपको बनाना आना चाहिए कि इसकी लेंथ को क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है 1/10 ऑफ ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ का 1/10वां भाग बढ़ा रहे हो आप, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी उसको निकालिए, तो लेंथ में चेंज कितना हुआ उसको रखिए, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिए, क्वेश्चन है अ कॉपर वायर इज अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड, एक कॉपर वायर को क्या करते हैं खींचते हैं, स्ट्रेच्ड करते हैं, अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड, अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड so that its length is increased by, so that its length is increased by 0.1%, its length is increased by 0.1%, full stop. What is the percentage change, what is the percentage change in its resistance, what is the percentage change in its resistance, तो उसके रेजिस्टेंस में कितने परसेंट चेंज होगा। तो इसको आप लोग बनाइएगा, घर से बना के लाइएगा, आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। ठीक है।